नमस्कार दोस्तों। मैं पायल अरोड़ा आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि अपने थर्ड यूनिट चल रही थी स्कूल मैनेजमेंट, तो उसके अंदर अपन आगे का टॉपिक उठाते हैं। तो आज का टॉपिक है निर्देशन, या किस तरह बच्चों को गाइड किया जाए और गाइडेंस का क्या रोल है, उसके बारे में देखेंगे अपन आज। निर्देशन निर्देशन क्या होता है कि सही दिशा दिखाना या मार्गदर्शन करना, इस तरह का इंस्ट्रक्शन देना कि चीजें सही वे में चलें। शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन का तात्पर्य है विद्यार्थियों को उनकी रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुरूप सही दिशा प्रदान करना। जिस चीजों के अंदर बालक का इंटरेस्ट है, जिन चीजों के अंदर बालक जाना चाहता है, उसकी ओर बच्चों को अग्रसर करना। बच्चों का इंटरेस्ट अगर जिस सब्जेक्ट के अंदर है, वो फोकस उस सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा कर रहा है, तो उसी लाइन के अंदर बच्चे को भेजना। इस तरह का इंस्ट्रक्शन देकर बच्चों का कैरियर सेटअप किया जा सकता है, ताकि वे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। सरल शब्दों में हम कहें तो निर्देशन वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को शैक्षिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यवसायिक समस्याओं का समाधान करने में सहायता दी जाती है। मतलब वो प्रोसेस है निर्देशन एक तरह का, जिसके द्वारा विद्यार्थियों का, चाहे वो एजुकेशनल है, चाहे वो पर्सनल प्रोस्पेक्टिस है, या फिर सोशल प्रोस्पेक्टिस है, या फिर को किसी लाइन के अंदर अपना कैरियर सेट करना है, उससे रिलेटेड है। तो उन चीजों का, समस्या का समाधान, अगर उनसे रिलेटेड लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना और उनके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त भी किया जाता है, जिससे वो पूरा का पूरा उनका डेवलपमेंट हो पाए। सर्वांगीण विकास से क्या मतलब है? सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, ये सारा टाइप का जो है वो उसको बोला जाता है सर्वांगीण विकास। तो निर्देशन का यही प्रोसेस रहता है कि निर्देशन एक तरह का ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को सही दिशा निर्देश दिया जाए, सही रास्ते पर उन्हें भेजकर उनका कैरियर सेटअप किया जाए। शैक्षिक निर्देश क्या है? सबसे पहले उसके क्या क्या उद्देश्य रहते हैं, किस पर्पज को लेकर शैक्षिक निर्देशन का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले विद्यार्थी की क्षमताओं की पहचान करना। क्षमताएं मतलब उनमें कितनी एबिलिटी है, उनकी किस चीज में रुचि है, उनमें क्या क्या योग्यताएं हैं, इन चीजों को पहचान करके उनकी दिशा निर्देश देना। प्रत्येक विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता मतलब उसका मेंटल एबिलिटी, उसका इंटरेस्ट, उसके अंदर टोटल एबिलिटी कितनी है, सबकी अलग अलग होती है। तो शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य विद्यार्थियों की इन क्षमताओं को पहचान करके उन्हें उपयुक्त शिक्षा की ओर मार्गदर्शन करना। उन्हें उपयुक्त मतलब ठीक, जो सही है उनकी लाइफ के लिए, शिक्षा की ओर उन अग्रसर करना। तो विद्यार्थियों की क्षमताओं की पहचान करना। तो प्रत्येक विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता और उसकी रुचि और उसकी योग्यता अलग अलग होती है। तो शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य है कि बालक की जो क्षमताएं हैं उनकी पहचान करके उनको सही दिशा दे, उनको सही मार्गदर्शन दे। दूसरा रहता है सही विषय और पाठ्यक्रम का चयन करना। पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए बच्चे को, तो बच्चे को पता चल जाएगा कि जैसे टेंथ के बाद सब्जेक्ट चॉइस अपना रहता है कि किस लाइन के अंदर जाना है, किस स्ट्रीम के अंदर जाना है। आर्ट, कॉमर्स, साइंस अलग अलग स्ट्रीम रहती है, किस स्ट्रीम के अंदर जाना है। इन चीजों का सही ज्ञान अगर बच्चे को दे दिया जाए कि किस दिशा में उसका कैरियर अच्छा बन सकता है, जिसकी उसकी रुचि के अकॉर्डिंग, उसका इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो सही विषय। विद्यार्थी कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि उन्हें कौन सा विषय लेना चाहिए। निर्देशन उन्हें उनकी रुचि और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार विषय चुनने में मदद करता है। इंस्ट्रक्शन होगा वो हेल्प करता है, टीचर्स का इंस्ट्रक्शन होगा या जो भी उसके लिए प्रेफर कर रहे हैं, जो उनके वेल विशर हैं, उनके जो इंस्ट्रक्शन होंगे उनके अकॉर्डिंग बच्चे को सही विषय का चुनने में उनको मदद मिल पाएगी। अध्ययन की कठिनाइयों को, हाँ, गाइडेंस के द्वारा जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही है एजुकेशन के अंदर, जो भी उनको पढ़ने के अंदर या उनको स्ट्रीम सिलेक्ट करने के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको दूर किया जा सकता है। तो बहुत से विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में कठिनाई आती है, तो शैक्षिक निर्देशन उनका अध्ययन पद्धति का टाइम मैनेजमेंट और उनका फोकस, एकाग्रता को विकसित करने में सहायता करता है। तो अध्ययन की कठिनाइयों को भी इससे दूर किया जा सकता है कि अगर बालक को प्रॉब्लम आ रही है किसी भी प्रोसेस के अंदर, बच्चा एकाग्र नहीं हो पाता, उसका टाइम मैनेजमेंट सेट नहीं हो रहा, उसका जो एजुकेशनल स्किल है वो डेवलप नहीं हो पा रहा, बच्चा
अच्छे मेथड नहीं अपना पा रहा, तो उन सबको निर्देशन के माध्यम से मोटिवेट करके उन चीजों को अपनाया जा सकता है। तो बच्चे को वो चीज सिखाई जा सकती है कि किस तरह फोकस करना है। अगर सही इंस्ट्रक्शन मिल जाए, सही निर्देशन मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाती है, तो क्या रहता है कि बच्चा सही दिशा की ओर अग्रसर हो जाता है। सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना, बालक का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। केवल शैक्षिक उन्नति ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास क्या होता है? बालक का मानसिक विकास, शारीरिक विकास और सामाजिक विकास। तो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो बालक का सर्वांगीण विकास पॉसिबल है। बल्कि विद्यार्थी के मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का भी ध्यान देना। तो केवल शैक्षिक उन्नति नहीं होता एजुकेशन का टारगेट। शिक्षा का उद्देश्य केवल शैक्षिक उन्नति नहीं है कि उसे डिग्रियां मिल जाएं, तो इतना ही नहीं। बच्चा इमोशनली डेवलपमेंट हो, बच्चा मेंटली डेवलपमेंट हो, बच्चा फिजिकली भी डेवलप हो, और सोशल डेवलप सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इन बेस के ऊपर बालक का डेवलपमेंट पॉसिबल है। ये सिर्फ सही गाइडेंस के द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है। व्यवसायिक तैयारी करना, अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो बच्चा जैसे ही स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहा है अपनी, चाहे वो आर्ट, कॉमर्स, साइंस, XYZ कोई भी स्ट्रीम्स है, जब उन स्ट्रीम्स को सिलेक्ट कर रहा है तो व्यवसायिक तैयारी उसी टाइम स्टार्ट हो जाती है। अगर बच्चे को सही गाइडेंस मिल रही है तो बच्चा उसी स्ट्रीम के अंदर जाकर अपना कैरियर सेट कर सकता है। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? जीवन यापन और समाज सेवा है। लाइफ किस तरह कैरियर अपना सेट किया जाए, एजुकेशन का लास्ट पर्पस यही रहता है, लास्ट उद्देश्य यही रहता है। तो शिक्षा का अंतिम उद्देश्य ही जीवन यापन और समाज की सेवा है। शैक्षिक निर्देशन के द्वारा, सही एजुकेशनल गाइडेंस के द्वारा विद्यार्थियों को उनके भविष्य, व्यवसाय या कैरियर की तैयारी के लिए सही दिशा दी जा सकती है। तो बालक किस तरह अपना कैरियर सेटअप करे, जैसे ही 10th उसने क्लियर की उसके बाद उसको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो बालक जिस कैरियर की ओर जाना चाहता है उसी तरह की स्ट्रीम्स को सेलेक्ट करके अपना कैरियर सेटअप कर सकता है। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास विकसित करना, बालक अगर सही गाइडेंस मिल जाती है तो बालक में सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट किया जा सकता है। अगर बालक किसी चीज से डर रहा है, उसके अंदर मोटिवेशन की कमी है, तो मोटिवेट करके बालक को सही गाइडेंस देकर उसे आगे लाया जा सकता है। शैक्षिक निर्देशन विद्यार्थियों को समस्याओं का समाधान स्वयं करने की क्षमता देता है, कि बालक अपने प्रॉब्लम का सलूशन स्वयं कर ले। इतना मोटिवेट कर दिया जाए बालक को, तो बालक हर चीज अचीव करने के लिए डरे नहीं, बल्कि उन चीजों को फेस करके, उन स्ट्रगल को फेस करके, उन प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ने की तैयारी करे। अगर उन्हें सही गाइडेंस मिल जाती है तो ऐसा प्रोसेस पॉसिबल है। इससे उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना पैदा हो जाती है, बालक में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, बालक सेल्फ डिपेंड होने लग जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास, सकारात्मक दृष्टिकोण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि बालक की सोच अगर सकारात्मक रहती है तो बालक हर चीज को, हर प्रॉब्लम्स को, जितने भी उसके फेज आते हैं उनसे इजीली निकल सकता है। ऐसे फेज अगर जिनसे निकलना पॉसिबल नहीं है, और अगर उसकी सोच पॉजिटिव है, सकारात्मक दृष्टिकोण अगर वो रखता है, तो उन चीजों के भी सकारात्मक पहलू को ध्यान में रखता हुआ वो चीजों को कवर अप कर सकता है। तो विद्यार्थियों के जीवन की कठिनाइयों का सामना सकारात्मक सोच से करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये पॉसिबल तब है जब सही गाइडेंस मिल जाए, सही निर्देशन मिल जाए, तो ये चीजें पॉसिबल है। अगर सही गाइडेंस ना मिले और बालक कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाए तो इन चीजों के अंदर वो फंसता चला जाएगा और उसकी लाइफ में और भी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी। विद्यालय और समाज में सामंजस्य स्थापित करना, सामंजस्य मतलब उन चीजों के अंदर बैलेंस बनाकर रखना। शैक्षिक निर्देशन विद्यार्थियों को विद्यालयहीन गतिविधियों और सामाजिक जीवन में संतुलन स्थापित करने की शिक्षा देता है। विद्यालयीन जो गतिविधियां हैं के अंदर बालक को और समाज के अंदर बालक को किस तरह बैलेंस करना है, इन चीजों की गाइडेंस दी जा सकती है और बालक अपनी लाइफ के अंदर अपने टारगेट अचीव इजीली कर सकता है। बेसिक कहें हम तो निर्देशन शिक्षा का एक आवश्यक अंग है, एक कंपलसरी पार्ट है लाइफ का। और शैक्षिक निर्देशन विद्यार्थियों को उनकी क्षमता, उनकी रुचियों और उनकी आवश्यकताओं, जो उसकी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, जो उसके इंटरेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग, और जो उसकी नीड्स हैं लाइफ की, कैरियर को लेकर,
उस बेस के ऊपर के अनुसार सही दिशा दिखाता है, और इनके माध्यम से न केवल अध्ययन में वे सफल होते हैं बल्कि जीवन में भी सफल होकर एक जिम्मेदार नागरिक बन जाते हैं। तो इस प्रकार जो निर्देशन है, जो गाइडेंस है, सही गाइडेंस अगर मिल जाती है, सही निर्देशन हमें प्राप्त हो जाता है, तो चीजों को हम बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं, चीजों को डील करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आती। और यही अगर उचित गाइडेंस नहीं मिले, सही गाइडेंस ना मिले, तो हम चीजों को लेकर भटकाव हमारे अंदर बहुत जल्दी क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं, को करिकुलम एक्टिविटीज क्या होती है, इनकी नीड किस लिए है और ये क्या रोल प्ले करती हैं, इसके बारे में देखते हैं। कल भी हमने इन चीजों के बारे में पढ़ा था कि को करिकुलम एक्टिविटीज होती क्या है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं। जो स्कूल में ओनली एजुकेशन के साथ साथ ओनली पुस्तकीय ज्ञान नहीं दिया जाए, उसके साथ साथ और भी एक्टिविटी करवाई जाए। जैसे हमने इसमें साइंस फेयर देखा था, खेलकूद देखा था, योग ध्यान, ये चीजें देखी थी। तो ये सारी की सारी वो करिकुलम एक्टिविटी में आती हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंदर आती हैं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं? शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना नहीं है। ओनली बुक्स जो सिलेबस की लगी हुई हैं, केवल उनको पढ़ना एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का मेन टारगेट रहता है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास के अंदर हमने देखा था मानसिक, उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, उसका पुस्तकीय ज्ञान तो है ही कंक्लूजन के अंदर। तो इन सब के बारे में हम देखते हैं कि को करिकुलम एक्टिविटी में ओनली पुस्तकीय ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना भी। वही सर्वांगीण विकास हो गया, इसमें सामाजिक विकास आ जाएगा, मानसिक विकास भी आ जाएगा, शारीरिक विकास भी आ जाएगा और संवेगात्मक विकास भी आ जाएगा। ये सारे के सारे अगर विकास एक साथ हो रहे हैं तो दैट्स कॉल्ड द सर्वांगीण विकास। विद्यालय में कक्षा के भीतर पढ़ाई के साथ साथ जो गतिविधियां, जितनी भी एक्टिविटी करवाई जाती हैं, वे ही पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब स्टडी के साथ साथ अगर स्पोर्ट्स के अंदर बच्चे को डाला जा रहा है, स्टडी के साथ साथ बच्चे को अदर कल्चरल एक्टिविटी के अंदर डाला जा रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम सिखाए जाते हैं, बालक को योग आदि की शिक्षा दी जाती है, बालक को साइंस फेयर एक्सेट्रा इसके अंदर पार्टिसिपेशन के लिए कहा जाता है। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं वो को करिकुलम एक्टिविटीज में आती हैं, वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंदर आती हैं। ये जो सहगामी क्रियाएं हैं, ये विद्यार्थियों में, ये जो सहगामी, क्या हो रहा है, ये जो क्रियाएं हैं विद्यार्थी की छिपी प्रतिभाओं को उजागर करती हैं। उनके अंदर जो भी क्वालिटीज है, इन्हीं को करिकुलम एक्टिविटी से बाहर लाई जा सकती है। ओनली पुस्तकीय ज्ञान के अंदर अगर बालक का इंटरेस्ट कम है और अदर एक्टिविटीज के अंदर खेल कूद स्पोर्ट्स इनके अंदर ज्यादा है, तो इन मेथड के द्वारा इनको उजागर किया जा सकता है और उन्हें व्यवहारिक जीवन के लिए भी ये तैयार करती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं वही जो शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ, नियमित पाठ्यक्रम के साथ साथ और एक्टिविटी दी जाती है, वो सारी की सारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अभी एग्जांपल आपको दिया था, खेल कूद, व्यायाम, वाद विवाद, भाषण, कविता पाठ, नाटक, संगीत, नृत्य, चित्रकला, साइंस फेयर, एजुकेशनल टूर अगर कोई जा रहे हैं, स्काउट गाइड या समाज सेवा या एनएसएस आदि, ये सारी की सारी को करिकुलम एक्टिविटीज के अंदर आ जाती हैं। अगर सिर्फ शिक्षा ही कैरियर बनाती, ओनली पुस्तकीय ज्ञान ही कैरियर बनाता, तो बालक ओनली मेंटली ही डेवलप होते। मेंटली डेवलप से भी ओनली पुस्तकीय ज्ञान रट्टा लगाकर जो डेवलप किया जा सकता है, हम कह सकते हैं रटंत्र प्रणाली जो काम में आती थी। लेकिन बालक के सर्वांगीण विकास के लिए ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं जरूरी हैं। अगर खेल कूद है, व्यायाम है, तो बच्चा फिजिकली फिट रह रहा है, वाद विवाद, भाषण, कविता पाठ कर रहा है, तो बच्चा मेंटली और इमोशनली डेवलपमेंट हो रहा है। नाटक, संगीत, नृत्य, चित्रकला, ये भी उसको फिजिकली और मेंटली डेवलप कर रहे हैं। साइंस फेयर कहीं ना कहीं उसके अंदर किस चीज को, कि भाई ठीक है, टेक का नॉलेज करंटली क्या नॉलेज है, क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या इन्वेंशन हो रहे हैं, क्या खोज हो रही है, उनके बारे में बच्चे को नॉलेज मिलेगा। शैक्षिक भ्रमण करवाया जाए, बच्चा जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको पहचान पाएगा कि ऐसी ऐसी जगह पर एजुकेशनल टूर जा रहे हैं, तो बालक उनको डायरेक्ट अगर देख रहा है तो उन चीजों को मूर्त रूप में, जिस चीज को हम देख लेते हैं उनको जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो बालक उन चीजों को समझ पाएगा। स्काउट गाइड, समाज सेवा, राष्ट्रीय सेवा योजना, इनके अंदर अगर बालक पार्टिसिपेट करता है तो देश से रिलेटेड, अगर देश की कोई सेवा करनी है तो उस लाइन के अंदर अगर आप जाना चाहते हो, तो इन चीजों को कैरी ऑन करके हम अपना कैरियर भी सेट
कर सकते हैं। ये नहीं है कि करिकुलम एक्टिविटी जो है, पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं, वो ओनली सिर्फ टाइम पास के लिए है। टाइम पास नहीं होता इनसे। इन एक्टिविटी के द्वारा आप अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हो। सर्वांगीण विकास मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार का विकास होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता क्यों है, क्यों नीड है इनकी? सबसे पहले पुस्तकीय ज्ञान की सीमाएं पूरी करना। देखो, पुस्तकीय ज्ञान एक लिमिटेशन होती है। सिलेबस जो होगा एक दायरा होगा उसका फिक्स, उसके आगे आप कुछ नहीं पढ़ सकते। पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान अधूरा होता है। सहगामी क्रियाएं विद्यार्थियों को अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करती हैं। अलग अलग एक्टिविटी के अंदर जब बच्चा पार्टिसिपेट करेगा तो उसके अंदर एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, कहीं ना कहीं सहयोग की भावना जिसको हम बोलते हैं, टीम वर्क, ये चीजें बच्चे के अंदर आएंगी। सर्वांगीण विकास है तो बार बार यही टर्म हम देख रहे हैं, सर्वांगीण विकास के लिए। तो सर्वांगीण विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक विकास उसका हो पाएगा जब को करिकुलम एक्टिविटीज के अंदर बच्चा पार्टिसिपेट करता है। व्यक्तित्व निर्माण, पर्सनालिटी फैक्टर के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है को करिकुलम एक्टिविटी। अगर को करिकुलम एक्टिविटीज नहीं है, ओनली बालक को पुस्तकीय ज्ञान है, ओनली बालक को अगर पुस्तकीय ज्ञान है तो उसके व्यक्तित्व निर्माण में प्रॉब्लम आएगी। उसको ये क्रियाएं बालक के अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं, उसकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो बढ़ती है, उसका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बढ़ता है, और सहयोग की भावना तो विकसित होती ही है। फिर है सृजनात्मक क्षमता के विकास के लिए। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी अगर बच्चे के अंदर क्रिएट करनी है तो ओनली पुस्तकीय ज्ञान से वो क्रिएटिविटी क्रिएट नहीं हो सकती। सृजनात्मकता की जो प्रोसेस है, सृजनात्मकता की जो भावना है बालक के अंदर, को करिकुलम एक्टिविटी से ही क्रिएट की जा सकती है। लाइक म्यूजिक से, चित्रकला से, नृत्य, लेखन, ये सारी जो है बालक के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, उनके अंदर जो हाइडिंग स्किल्स होते हैं बच्चे के अंदर, हर कोई बच्चा सामने नहीं लेकर आ पाता, तो इसको करिकुलम एक्टिविटी से उन स्किल्स को बाहर लाया जा सकता है और बच्चे को मोटिवेट करके उन चीजों के लिए प्रोत्साहित भी किया जा सकता है। सामाजिक गुणों का विकास, अभी वही बताया कि खेल कूद और ये एक्टिविटी होंगी तो बालक के अंदर ये डेवलपमेंट होता है। तो जैसे टीम वर्क बालक इसके द्वारा सीख पाएगा, बालक में सहनशीलता, हार जीत, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर जाएगा तो कभी जीत रहा है बच्चा, कभी हार रहा है, तो उसमें सहनशीलता का गुण भी डेवलप हो जाएगा। टीम वर्क होगा क्योंकि पूरी टीम के साथ वर्क कर रहा है वो, भाईचारे की भावना उसके अंदर क्रिएट होएगी, सहयोग की भावना और सेवा की भावना भी इसी के द्वारा हम विकसित कर सकते हैं। तो वो करिकुलम एक्टिविटीज है, इनकी नीड क्यों है हमें? तो इनकी नीड हमें बेसिकली उसके ज्ञान की सीमाएं जो है, लिमिटेशन है, उनको पूरा करने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, व्यक्तित्व निर्माण के लिए, सृजनात्मकता क्षमता के विकास के लिए, क्रिएटिविटी जो एबिलिटी है उसके डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक गुणों के विकास के लिए, जो हमारे सोशल हमारे अंदर चीजों का, गुणों का जो विकास हो जाता है, जो क्वालिटीज हमारे अंदर सोशल क्वालिटीज की जो नीडेड है उसका विकास करने के लिए भी। फिर अनुशासन और जिम्मेदारियों का विकास करने के लिए भी हमें को करिकुलम एक्टिविटीज की जरूरत है। क्या किताबों के अंदर सिखाया जाता है अनुशासन? लिखा हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत बड़ा है, जब तक उसको अप्लाई नहीं किया जाएगा तो क्या उन चीजों को सीखा जा सकता है? को करिकुलम एक्टिविटीज भी कुछ इसी तरह की हैं, लाइफ के अंदर उन चीजों को अप्लाई किया जाता है। तो खेल कूद व सामूहिक गतिविधियों के द्वारा अनुशासन और जिम्मेदारियों का भाव क्रिएट किया जा सकता है, जिसके द्वारा बालक के अंदर ये टीम वर्क आना, जिम्मेदारी आना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना, लीडरशिप क्वालिटी आना, ये चीजें विकसित हो जाती हैं। व्यवसायिक दृष्टिकोण के लिए भी उपयोगी बहुत सी को करिकुलम एक्टिविटीज ऐसी हैं, जैसे डिबेटिंग, कंप्यूटर क्लब, आर्ट और स्पोर्ट्स। ये भविष्य के अंदर भी कैरियर डेवलपमेंट करने के अंदर, जैसे आपको अभी पीछे आपने स्काउट गाइड भी पढ़ा, फिर एनसीसी भी पढ़ा, ये सारी चीजें, ये डिबेटिंग, कंप्यूटर क्लब का, आर्ट एंड स्पोर्ट्स का, ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं आपके कैरियर को भी बनाने के अंदर आपकी काफी हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से अगर आप इस लाइन के अंदर जाते हो तो आपका कैरियर भी अच्छा बन सकता है। मानसिक संतुलन और मनोरंजन, पढ़ाई के बोझ से थके हुए विद्यार्थी इन क्रियाओं के माध्यम से मानसिक शांति प्रदान उनको होती है, उनके अंदर ताजगी महसूस होती है। जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, सारे पीरियड अगर क्लास के लग रहे हैं, टाइम टेबल एक मैनेज किया हुआ है, लेकिन जैसे ही स्पोर्ट्स पीरियड आता है, बाकी क्लासेस के लिए बच्चों को डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि अभी साइंस का है, मैथ्स का है, हिंदी, एसएसटी, जो भी सब्जेक्ट्स लग रहे हैं बच्चों के,
अगर स्पोर्ट्स का पीरियड आता है तो बच्चे खुद अंडरस्टूड है कि अभी हमारा स्पोर्ट्स का पीरियड है, और वो उस चीज के लिए जाते हैं, बहुत शौक से उन पीरियड्स को अटेंड करते हैं। कोई भी को कैरिकुलम एक्टिविटीज का पीरियड है तब भी बच्चे शौक से जाते हैं, जिसके द्वारा बच्चे मेंटली खुद को फ्रेश फील करते हैं, मेंटली स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं बच्चे अपने आप को। बट सहगामी क्रियाओं की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है? सबसे पहले तो वो एजुकेशन जो है, काफी किताबी ज्ञान है तो बच्चा बोर हो जाता है, उसके अंदर नीरसता आ जाती है। तो चीजों की नीरसता को हटाने के लिए ये को करिकुलम एक्टिविटीज अपना रोल प्ले करती हैं, तो शिक्षा को व्यवहारिक और रोचक बनाने का ये काम करती हैं। फिर लोकतांत्रिक गुणों का विकास होता है इन एक्टिविटीज से, लाइक लीडरशिप क्वालिटी आ गई, सहयोग की भावना आ गई, समानता की भावना आ गई, सिस्टम ऑर्गेनाइज करने की भावना आ गई। तो ये चीजें, जैसे अब कोई स्पोर्ट्स के अंदर है तो पहले टीम वर्क बच्चा सीख जाएगा, आपस में सहयोग करना सीख जाएगा, उसको सेटअप किस तरह करना है, उसको ऑर्गेनाइज किस तरह करना है, इन चीजों, ये सारी क्वालिटी बच्चे के अंदर स्वतः ही डेवलप हो जाएंगी। राष्ट्रीय एकता एवं संस्कृति का संरक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा, राष्ट्रीय पर्वों के आयोजन से राष्ट्रीयता और भाईचारे और सांस्कृतिक चेतना विकसित होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेशनल डेज आते हैं, जैसे 26 जैन आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, तो इन डेज के ऊपर अगर बच्चा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये को करिकुलम एक्टिविटीज के अंदर आएगी, तो कहीं ना कहीं देश के प्रति उसका जो देश का सम्मान है, देश की धरोहर, उनकी जो विरासत है, उनको सेव करने का ये जो जज्बा है बालक में क्रिएट होगा। और अगर अभी 26 जैन है और 15 अगस्त है, बीच में इतने मंथ का गैप, तो बच्चे के अंदर अगर ये को करिकुलम एक्टिविटी साथ साथ चलती रहे, देश की संस्कृति को किस तरह हम सेव कर सकते हैं, उसकी विरासत को किस तरह सेव कर सकते हैं, देश हमारे लिए कितना वैल्यू करता है, इस देश की फ्रीडम के लिए किस किस ने सैक्रिफाइसेस किए हैं, उन चीजों को अगर बच्चे को नॉलेज दी जाती है बेसिक को करिकुलम एक्टिविटीज के अंदर, तो बालक के अंदर देश प्रेम की भावना का हम विकास इजीली कर सकते हैं, जिससे वो देश का, अपनी संस्कृति का, अपनी धरोहर का सम्मान करना भी सीख जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य और दक्षता को भी ये बढ़ाते हैं, खेल कूद और एक्सरसाइज है, व्यायाम है, इनके द्वारा बालक फिजिकली फिट रहना सीख जाता है, स्वस्थ रहता है, ऊर्जावान बना रहता है। चरित्र निर्माण में भी ये रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स वगैरह में अगर बालक है तो ईमानदारी सीख जाएगा, वहां अनुशासन डिसिप्लिन सीख जाएगा, साहस बालक के अंदर आ जाएगा, और आत्म संयम जैसे गुणों का विकास होता है, क्योंकि वहां पर टीम वर्क हो रहा है, तो झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, इनसे बालक थोड़ा दूर रहने लग जाता है। जीवन की तैयारी, सहगामी क्रियाएं विद्यार्थियों को जीवन के व्यवहारिक चुनौतियों और सामाजिक उत्तरदायित्वों के लिए भी तैयार करती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए बालक को तैयार कर देती हैं, उन्हें क्या क्या अपनी लाइफ में आगे चैलेंज हैं उनको किस तरह फेस करना है। बच्चा अब खेल रहा है, आपस में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज चल रही है, तो बालक के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, ये चीजें स्वतः ही डेवलप होने लग जाती हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर इन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं शिक्षा का पूरक ही नहीं बल्कि उसका एक अभिन्न हिस्सा है। ये नहीं है कि उसका पूरक है कि भाई ठीक है उसके साथ उन चीजों को पढ़ना है, करना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उनका ही एक स्पेशल पार्ट है। अगर ये ना हो तो उस बालक का सर्वांगीण विकास पॉसिबल नहीं है। बालक ओनली पुस्तकीय ज्ञान से अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। सर्वांगीण विकास मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, ये सारी जो वैल्यूज हैं बालक के अंदर डेवलप इन चीजों का नहीं होगा। इनके माध्यम से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली में केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आज की एजुकेशन कैसी है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, बालक पर आधारित है। ओनली पुस्तकीय ज्ञान से बालक का मेंटली सेटिस्फेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। बालक उन चीजों को डील नहीं कर पाता। आज का जो टाइम पीरियड है काफी स्ट्रेस का है, बालक बच्चों के लिए काफी बर्डन होता है। तो ये को करिकुलम एक्टिविटीज होंगी तो बालक इस बर्डन से कहीं ना कहीं फ्री रहने लग जाता है, उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होने लग जाता है स्टडी को लेकर, एजुकेशन, अपनी फील्ड को लेकर बालक उसमें इंटरेस्टेड रहता है। लेकिन अगर ये चीजें नहीं हो तो बालक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर रहने लग जाएगा। तो ओनली पुस्तकीय ज्ञान ही प्राप्त नहीं है बल्कि सहगामी गतिविधियों द्वारा शिक्षा वास्तविक, सार्थक और जीवन उपयोगी भी बन गई है। लाइफ के अंदर उपयोग उसका होने लग गया है कि भाई ठीक है बच्चा कैरियर अपना इन्हीं एक्टिविटीज से सेट कर पा रहा है। नेक्स्ट है अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता के डिसिप्लिन क्या होता है, अनुशासन क्या होता है, फिर अनुशासनहीनता के बारे में बात करेंगे। कि अभी बताइए कि को करिकुलम एक्टिविटी से बालक के अंदर जो है डिसिप्लिन की जो क्वालिटी है वो डेवलप हो जाती है। तो अनुशासन है क्या, पहले उसको देखते हैं।
जीवन का मूल मंत्र है। देखो अनुशासन तो जीवन का मूल मंत्र है। लाइफ बिना डिसिप्लिन के अगर अगर आप लाइफ जी रहे हो तो जरूर ये ऐसा होगा कि आप चीजों के साथ अनबैलेंस हो जाओगे, चीजों के अंदर आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। अनुशासन जो है वो हमारी लाइफ को बैलेंस में करके रखता है। अनुशासन के बिना ना तो शिक्षा सफल हो सकती है और न ही व्यक्तित्व का विकास। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने व्यक्तित्व को विकसित नहीं कर सकते, आपके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। यहाँ स्कूल की बात कर रहे हैं तो स्कूल पर चलते हैं। विद्यालय विद्यार्थियों का दूसरा घर है। पहला तो उनके मम्मी पापा का घर है, दूसरा घर क्या है, स्कूल रहता है। तो सबसे ज्यादा या तो घर में टाइम स्पेंड करते हैं या स्कूल में बच्चे टाइम स्पेंड करते हैं, तो दूसरा घर कहा जाता है स्कूल को। और वहीं से उनके चरित्र का निर्माण होता है। यदि विद्यालय में अनुशासनहीनता फैल जाती है तो न केवल विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित होती है बल्कि विद्यालय का वातावरण भी बिगड़ जाता है। अगर स्कूल में डिसिप्लिन नहीं है, स्कूल में अनुशासनहीनता पाई जा रही है, तो बालक के चरित्र का भी विकास नहीं हो पाएगा और बालक अपने सामाजिक नैतिक ये जो मॉरल वैल्यूज हैं इनको भी नहीं अपने अंदर अडॉप्ट कर पाएंगे। आज के समय में विद्यालयों में अनुशासनहीनता की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज के टाइम में बहुत से स्कूलों में ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे हैं वो टीचर की बात नहीं सुन रहे, या टीचर हैं पूरी तरह से वेल कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते बच्चों से, जिसके कारण भी अनुशासनहीनता हो जाती है। बच्चे भी हैं डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो ये अनुशासनहीनता आजकल स्कूलों के अंदर देखते हैं, जिसका कारण कई बार परिवार, समाज और विद्यालय सभी से जुड़ा हुआ है। ओनली रीजन बच्चे नहीं है, ओनली रीजन स्कूल नहीं है, ओनली परिवार नहीं है, ओनली समाज नहीं, तो सभी का एग्रीगेट रोल रहता है ये अनुशासनहीनता के अंदर। क्या क्या कारण है, सबसे पहले हम देखते हैं पारिवारिक कारण देखते हैं। देखो परिवार ही बच्चे का पहला विद्यालय रहता है। यदि घर में माता पिता का झगड़ा, के बीच असमंजस्य है, नशाखोरी है, टूटे हुए संबंध हैं, तो बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा होना और अनुशासनहीनता उनके अंदर होना एक नेचुरल, कह सकते हैं कि एक नेचुरल इमोशन उनके अंदर ये क्रिएट होता है कि वो चीजों को नहीं मानते, चिड़चिड़े रहने लग जाते हैं। तो पारिवारिक रीजन के अंदर हम देख सकते हैं कि यदि घर में माता पिता का आपस में झगड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा घर में तरह का माहौल है कि बालक को वहां शांति महसूस नहीं होती, जिसको हम बोल सकते हैं असमंजस्य है, नशाखोरी है, वहां पर बहुत चीजों का नशा किया जाता है। घर में फैमिली मेंबर इस तरह के हैं कि आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो बालक कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा हो जाएगा। और अगर बालक चिड़चिड़ा है तो वो चीजों को अपने अंदर इस तरह ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा कि वो डिसिप्लिन में रह सके। अभिभावकों का बहुत ज्यादा लाड प्यार भी या फिर उपेक्षा भी बच्चों को बिगाड़ देती है। एक लिमिट से ज्यादा अगर बच्चों को लाड प्यार दिया जाए तब भी बच्चे अनुशासनहीन हो जाते हैं, कि मतलब किसी भी बात पर कुछ भी ना कहा जाए, हर बिना कहे हर डिजायर वो चीज पूरी करे, तब भी बालक अनुशासनहीन हो जाएगा। जब स्कूल में वो आएगा तो टीचर के साथ उसका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। या फिर बहुत ज्यादा उपेक्षा की जाए बालक की, मतलब बालक को हर चीज के लिए अवॉइड किया जाए, हर चीज के लिए ना की जाए, तब भी बालक इस तरह का चिड़चिड़ा हो जाएगा और अनुशासनहीनता उसके अंदर आ जाएगी। दूसरा हम शैक्षिक कारण देख सकते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीवन उपयोगी ज्ञान देना, लेकिन पाठ्यक्रम यदि नीरस है और रटने वाला है तो बच्चे पढ़ाई से ऊब जाते हैं और अनुशासनहीनता फैलाते हैं। अगर शिक्षण पद्धतियों के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी का अभाव आ रहा है, नए नए टीचिंग मेथड टीचर के द्वारा यूज नहीं किए जा रहे और काफी बोरियत के रूप में पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ किताबें हैं, उनको खड़ा किया, बच्चे ने पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर करवा दिए, बच्चे को कहा रट के आना, तो बालक कहीं ना कहीं जो पढ़ाई है उससे ऊब जाता है, नीरसता आ जाती है उसके अंदर। तो ये नीरसता भी बालक के अंदर अनुशासनहीनता को क्रिएट करती है। तो चाहिए कि शिक्षण पद्धति में नवीनता का अभाव भी इसका बड़ा कारण है। तो चाहिए कि शिक्षण में एक नवीनता पद्धति, नवीनता आती रहे, उसके अंदर नई नई पद्धतियां उसके अंदर यूज करते रहें। विद्यालय का वातावरण, अगर बहुत ज्यादा स्कूल स्ट्रिक्ट है तो बालक उदासीन होने लग जाते हैं। विद्यार्थियों की भावनाओं की उपेक्षा की जाए तो विद्यार्थी विद्रोही बन जाते हैं, वो भी अनुशासनहीनता का कारण है। मतलब बालक की किसी भी बात को, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो बाल आधारित एजुकेशन है, मतलब बच्चों के ऊपर है आधारित, बाल मनोवैज्ञानिक आधारित जो है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। और उसके अंदर अगर बालकों को ही उनके इमोशंस की ही वैल्यू नहीं समझी जा रही तब भी बालक विद्रोही बन जाते हैं। और जब बालक विद्रोही बन जाते हैं तो बालक में अनुशासनहीनता आने लगती है। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच मधुर संबंधों का न होना, अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में अच्छा बेस्ट कोऑर्डिनेशन नहीं है तब भी अनुशासनहीनता
क्रिएट हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है टीचर और स्टूडेंट का कोऑर्डिनेशन। अगर वो चीजें नहीं हो पा रही हैं, उनके जो संबंध हैं आपस में वो बैलेंस में नहीं है, जो उनके संबंध है वो आपस में मधुर नहीं है, अच्छे नहीं है टीचर स्टूडेंट में, तो बालक क्या होते हैं कि एक तरह से विद्रोही भाव उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है और वो टीचर की नहीं सुनते, और यही चीजें अनुशासनहीनता को जन्म देती हैं। सहपाठी दबाव, ये भी एक रीजन है। अपने साथियों की नकल करते हैं बच्चे, और यदि मित्र मंडली गलत आदतों की ओर झुकी हुई है तो विद्यार्थी अनुशासनहीनता को अपनाने लगते हैं। मित्र मंडली कहते हैं ना, संगति का असर पड़ता है। अगर बालक की संगति अच्छी नहीं है, बालक की संगति इस तरह की है कि वो जो बच्चे हैं वो पहले से ही उद्दंड हैं, अनुशासनहीन है, तो जो बालक उस ग्रुप में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी अनुशासनहीन बनेगा, उद्दंड बन जाएगा। तो ये भी एक पीयर ग्रुप जो होते हैं, ये जो मित्र मंडली होती है, ये भी कहीं ना कहीं रीजन रिस्पॉन्सिबल रहते हैं बालकों के अनुशासनहीन होने में। सामाजिक कारण भी है। समाज के अंदर बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्तियां लाइक हिंसा, जो अश्लील साहित्य फैला हुआ है, सोशल मीडिया और टेलीविजन के अंदर जो नकारात्मक चीजें हैं, उनका प्रभाव भी बच्चों के आचरण को बिगाड़ता है। आजकल सोशल मीडिया ने सबसे ज्यादा बच्चों को बिगाड़ा हुआ है। हालांकि टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ था किस लिए हुआ था, कि हमारे बेनिफिट के लिए हुआ था, कि हम उन चीजों का प्रयोग करके अपने जीवन को थोड़ा सरल बना सके। लेकिन आज इस तरह का हो रखा है कि इस टेक्नोलॉजी ने ही बच्चों को बिगाड़ रखा है। वो बच्चों के अंदर बच्चों के उद्दंड व्यवहार के लिए उत्तरदायी है, बच्चों की गलत हरकतों के लिए वही जो मीडिया है वही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। तो ये चीजें हैं, जो अपराध प्रवृत्तियां समाज में बढ़ती जा रही हैं। समाज में हिंसा के हम कई रोज आजकल केस देखते हैं। अश्लील साहित्य जो बहुत ज्यादा नॉर्मली, आप मोबाइल्स वगैरह इनके ऊपर अगर कहीं पर भी नेट यूज हो रहा है, इंटरनेट है, तो उसके माध्यम से अश्लील साहित्य काफी फैल रहा है। सोशल मीडिया, इसके अंदर ऐसे ऐसे एक्ट दिखाए जाते हैं जिसके द्वारा बच्चे पूरा डिसिप्लिन में नहीं रह पाते और बच्चे गलत आदतों के अंदर और गलत हरकतों में चले जाते हैं। और टीवी के मेनली नकारात्मक प्रभाव, ऐसे ऐसे डेली सोप और इस तरह के प्रोग्राम, उस तरह जहां पर क्राइम दिखाया जा रहा है कि किस तरह करना है या किस तरह चीजों को नकारात्मक रूप में डील करना है, तो उसके बेनिफिट तो नहीं देखे जाते, लेकिन जो उसके नकारात्मक प्रभाव है बच्चे जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं और उनके द्वारा भी बालकों की जो आदतें हैं वो बिगड़ जाती हैं। आर्थिक कारण भी इसका रह सकता है। गरीबी, बेरोजगारी और साधनों की कमी के कारण विद्यार्थी हताश होकर भी अनुशासनहीनता वाली गतिविधियों की ओर अग्रसर हो जाता है। गरीबी नहीं है, चीजें प्रोवाइड नहीं हो पा रही, तो बच्चा क्राइम की ओर चला जाता है। क्राइम अगर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा अनुशासनहीन, डिसिप्लिन में नहीं रह रहा, तो वो चीजें भी। दूसरी ओर अत्यधिक संपन्न परिवार के बच्चे ऐशो आराम और लाड प्यार के कारण भी अनुशासनहीन हो जाते हैं। आपको बताया था कि बहुत ज्यादा जो लाड प्यार है वो भी बच्चों को बिगाड़ देता है, और बहुत ज्यादा अभाव है वो भी बच्चों को बिगाड़ देता है। तो दोनों ही चीजें साथ में काम करती हैं। तो अगर इन दोनों के सकारात्मक पहलुओं को देखा जाए, तो बच्चे अगर ऑब्जर्व करें सकारात्मक पहलुओं को, तो बच्चे सही रास्ते पर जाएंगे और अनुशासनहीन नहीं बनेंगे। लेकिन अगर नकारात्मक प्रभाव को अपने ऊपर ज्यादा हावी होने देंगे बच्चे, तो वो बच्चे अनुशासनहीन हो जाएंगे। अभिभावकों का लापरवाही का रवैया, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को केवल स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि बच्चे को स्कूल छोड़ दिया, अब उसका सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल का है, स्कूल मैनेजमेंट का है और स्कूल टीचर्स का है, और वो काफी लापरवाह रहते हैं इन चीजों के अंदर। आजकल कई अभिभावक अपने बच्चों को केवल विद्यालय की जिम्मेदारियां मान लेते हैं और उनके व्यवहार पर ध्यान नहीं देते, और घर और विद्यालय के बीच जब बैलेंस नहीं बैठता, तालमेल का अभाव रहता है, ये चीजें भी बच्चों में अनुशासनहीनता बनाने के अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब किस तरह क्या टेक्निक अपनाई जाए कि स्कूल के अंदर प्रॉपर डिसिप्लिन रहे, अनुशासनहीनता बालकों के अंदर ना आए। तो विद्यालय को स्वच्छ, आकर्षक और प्रेरणादायी बनाया जाएगा, तो बालक भी इंटरेस्ट लेंगे और अनुशासनहीन नहीं बनेंगे। ऐसा वातावरण बनाया जाए जहां पर बालक सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, बालक की बात सुनी जाए, उन्हें समझा जाए, उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया जाए, तब भी बालक अपने आप को सेफ महसूस करेंगे और अनुशासनहीन नहीं रहेंगे। शिक्षा की जो पद्धति है केवल रटने तक सीमित न होकर व्यवहारिक और प्रयोगात्मक हो। बच्चा जब रट्टा लगाएगा तो उसका टाइम नहीं निकलता, बच्चा बोर होने लग जाता है, बच्चे के अंदर नीरसता आने लग जाती है।
इसी के साथ साथ अगर प्रैक्टिकल मेथड से बच्चे को समझाया जाए, बच्चा प्रैक्टिकल मेथड में है और उसके जो व्यवहार के अंदर है वो चीजें काम आ रही हैं, तो बच्चा इन चीजों के अंदर इंटरेस्ट लेगा, और इंटरेस्ट लेगा तो बच्चों में अनुशासनहीनता, इन चीजों के लिए तो टाइम ही नहीं मिलेगा फिर बच्चे को। विद्यार्थियों की रुचि और क्षमताओं के अनुसार उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है, बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहिए, किसी तरह का बोझ नहीं डालना चाहिए। बच्चे का जिस चीज में रुचि है उसके अंदर बच्चे को, उस फील्ड के अंदर बच्चे के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए। शिक्षक विद्यार्थियों के मार्गदर्शन है, गाइड करें बच्चों को और मित्र की तरह उनके साथ व्यवहार करें। टीचर और स्टूडेंट का गैप होना जरूरी है, लेकिन वो बच्चे के साथ काफी फ्रेंडली रहें, जिसके द्वारा बच्चा क्या हो कि उनके साथ हर चीज को शेयर करने में कंफर्टेबल रहने लग जाए, और विद्यार्थियों की समस्याओं को वो समझकर सहानुभूति और सहयोग से उसका समाधान करें, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करें। तब भी बच्चा स्कूल में और टीचर्स के अंदर इंटरेस्ट लेने लग जाएगा, और इंटरेस्ट लेगा तो बालक कभी भी अनुशासनहीन नहीं बनेगा। सहगामी गतिविधियों का आयोजन करवाया जाए, जब बालक फ्री हैं तो उनको ऐसी एक्टिविटी के अंदर, को करिकुलम एक्टिविटीज के अंदर डाल दिया जाए जिससे बालक अपना जो टाइम है, वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो उस तरह का बच्चों को टाइम ही नहीं दिया जाए तो बालक अनुशासनहीन कैसे बनेगा। लाइक खेल कूद के अंदर प्ले वगैरह, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएं, साइंस फेयर किए जाएं, एजुकेशनल टूर बनाए जाएं, और यह कार्यक्रम बच्चों की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लेकर जाते हैं। बच्चा नेगेटिव होगा तभी इन चीजों की ओर जाएगा, गलत रास्ते की ओर जाएगा। लेकिन अगर बच्चे की सोच सकारात्मक है, उन चीजों की ओर है, तो बालक कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। परिवार और विद्यालय का सहयोग होना जरूरी है, मतलब अभिभावक, टीचर और स्टूडेंट्स तो कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए। पेरेंट्स और टीचर का कोऑर्डिनेशन भी होना जरूरी है, जिससे क्या हो कि जो पेरेंट्स हैं वो बालक के प्रति थोड़ा केयरफुल रहें, कि बालक के प्रति थोड़ा सा अपना दिखाएं रुझान, कि बालक किस तरह की एक्टिविटी के अंदर जा रहा है और किस तरह की एक्टिविटी में नहीं जा रहा। तो अभिभावक और शिक्षकों के बीच निरंतर संवाद होते रहना चाहिए। बच्चे के व्यवहार और पढ़ाई पर संयुक्त निगरानी भी करनी चाहिए। पुरस्कार और दंड की संतुलित व्यवस्था होनी चाहिए। अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो उसको पुरस्कार मिलना चाहिए, और गलत काम किया जा रहा है तो दंड का भी विधान होना चाहिए। तो अच्छे कार्यों के लिए प्रशंसा और पुरस्कार दिए जाने चाहिए, और अनुचित कार्यों के लिए कठोर दंड की बजाय सुधारात्मक उपाय अपनाने चाहिए। मूल्य शिक्षा का प्रावधान भी किए जाए, बच्चे के अंदर मॉरल वैल्यूज का डेवलपमेंट किया जाए, उनको जिम्मेदारी सिखाई जाए। बच्चों में नैतिकता, जिम्मेदारी, सेवा भावना, भाईचारा, देश प्रेम के संस्कार डालने भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेतृत्व और जिम्मेदारी को सौंपना, विद्यार्थी को विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों का नेतृत्व करने का अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि उसमें लीडरशिप क्वालिटी आ जाए, और लीडरशिप क्वालिटी आएगी तो बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, बच्चा सेल्फ डिपेंड रहना सीख जाएगा। इससे क्या होगा, आत्मनिर्भरता आ जाएगी, जिम्मेदारी की भावना विकसित हो जाएगी। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जो अनुशासन है वो शिक्षा का आधार है, और यदि विद्यालय में अनुशासनहीनता फैलेगी तो क्या होगा, शिक्षा अधूरी और निष्फल हो जाएगी। और अनुशासन में केवल कठोर नियमों और दंड से नहीं, बल्कि ये अनुशासन किस तरह क्रिएट करना है, प्रेम से, सहयोग से, जिम्मेदारी से, प्रेरणा से स्थापित हमें करना है। और इसलिए विद्यालय और परिवार मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाए जिसमें विद्यार्थी अनुशासन को बोझ नहीं, अपने जीवन का एक हिस्सा समझे। ये था डिसिप्लिन क्या होता है, और डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए स्कूल क्या क्या तरीके अपना सकता है, और ये डिसिप्लिन क्यों कम हो जाता है, या इनडिसिप्लिन कैसे आ जाता है, अनुशासनहीनता समाज में किस तरह या स्कूल में आ जाती है, उन चीजों को हमने देखा था। आगे स्कूल बिल्डिंग के बारे में कल की क्लास के अंदर हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।